भारत का संविधान विश्व के किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर इसे इतना बड़ा बनाया गया है तो निश्चित तौर पर आगे के सैकड़ों सालों पर विचार करके ही इसे बनाया गया होगा। यह संविधान ही है जिसकी वजह से देश के करीब 1 अरब 40 करोड़ लोग एक साथ एक तरह के नियमों की पालना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अंबेडकर के बनाए गए अब इस संविधान में अचानक ऐसा क्या हो गया कि पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार अब इसे बदलने की बात कह रहे हैं? क्या जिस संविधान से पूरा देश पिछले 70 सालों से तेज गति से आगे बढ़ रहा है, अगर नोटबंदी जैसे तात्कालिक फैसले लेकर अगर संविधान को बदलने का साहस कर लिया गया तो क्या हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा? नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देख रहे हैं डेली एनालिसिस। पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने एक अखबार में एक आर्टिकल लिखा, देयर इज केस फॉर विद द पीपल टू एम्ब्रेस ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेख में उनके कहने का लबोलुआब ये था कि एक नया संविधान अपनाने का आधार दिख रहा है और इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। उनकी इस राय के चलते देश भर में काफी लोग नाराज हो गए। देबरॉय को अरेस्ट करने की मांग की जाने लगी। ट्विटर पर लिखे जाने लगा कि देबरॉय भारतीय संविधान के खिलाफ है, वह इसे नष्ट करना चाहते हैं। हैशटैग अरेस्ट विवेक देबरॉय एक हैशटैग भी सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगा। विवेक देबरॉय ने अपने लेख में क्या क्या लिखा इस पर अभी बात करेंगे, लेकिन मुख्य बात थी कि भारत का नया संविधान होना चाहिए। अब आप याद कीजिए, नोटबंदी जो हुई थी आर्थिक सलाहकारों की राय पर ही की गई थी, लेकिन वो निर्णय फेल हुआ तो पूरे देश के आर्थिक हालातों पर भी इसका असर हुआ। धीरे धीरे हम उसकी परेशानियों को भूल गए, लेकिन सोचिए उसी तरह से एक दिन रात को 8 बजे आप ये सुने कि कल से आपके देश का संविधान बदलने जा रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि देश का नया संविधान कैसा होगा, लेकिन मान लीजिए वो नया संविधान कारगर नहीं होता, सीधे शब्दों में नए संविधान का फैसला फेल हो जाता है, ये कहूं तो वो नोटबंदी की तरह नहीं होगा जिसे धीरे धीरे भुला दिया जाए। वो संविधान इस देश को चलाने के काम आएगा जिसे आप सालों साल भूल नहीं सकते और देश बर्बादी की ओर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब नया संविधान कारगर ना हो और देश की बात हो तो आशंकाओं पर बात किए जाना जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात, बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में ऐसी क्या गलती कर दी जिसे भुलाकर नया बनाने की आवश्यकता होने लगी? संविधान में बदलाव करने की सहूलियत तो पहले से है, तो आखिर संविधान में संशोधन करने की बजाय नया बनाने की बात क्यों की जा रही है? आखिर इसके पीछे का क्या एजेंडा हो सकता है? चलिए समझने की एक बार कोशिश करते हैं। द मिंट में छपे अपने लेख में देबरॉय ने लिखा, संविधान को लेकर हमने 1950 में इसे अपनाया था, वह अब वैसा नहीं रह गया। इसमें संशोधन किए गए और संशोधन भी हमेशा अच्छे काम के लिए नहीं हुए हैं। हालांकि 1973 में हमें बताया जा रहा है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता, भले ही संसद के जरिए लोकतंत्र की जो भी इच्छा हो। अगर इसके खिलाफ कुछ होगा तो अदालतें उसकी व्याख्या करेगी। जहां तक इस बात को मैं समझ रहा हूं, 1973 का जजमेंट मौजूदा संविधान में संशोधनों पर लागू होता है, न कि नए संविधान पर। अब मिस्टर देबरॉय ने खुद ही जवाब दे दिया कि संविधान में वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि करने की इजाजत अभी का संविधान नहीं देता, क्योंकि अभी के संविधान में उसके ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन नया संविधान होगा तो कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं, कुछ भी का मतलब आप देश के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो दिशा अच्छी होगी या बुरी, ये भविष्य पर टिका है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने देबरॉय की बात का हवाला देते हुए कहा कि इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने संविधान को बदलने का संकेत दिया है, जिसके निर्माता डॉक्टर अंबेडकर थे। वे चाहते थे कि देश में एक नए संविधान को अंगीकार करे। यह हमेशा से संघ परिवार का एजेंडा रहा है। सावधान रहें। जयराम रमेश का यह बयान साफ करता है कि विपक्ष नहीं चाहता कि संविधान नया बनाया जाए, और ऐसा आज से नहीं बल्कि कई सालों से विपक्ष इसका विरोध करता रहा है। इसे जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात है साल 2000 की। उस साल 1 फरवरी में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग बनाने का ऐलान किया था। उसके अध्यक्ष बनाए गए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएन वेंकटचलैया और साथ ही आयोग के 10 मेंबर भी बनाए गए थे। आयोग का कार्यकाल पहले 1 साल का था, बाद में इसे 1 साल के लिए और बढ़ाया गया। उस वक्त विपक्ष ने इस आयोग के गठन, इसके कामकाज के दायरे को लेकर एतराज जताया था।
विपक्ष का कहना था कि आयोग में किसे रखा जाए, इस बारे में वाजपेयी सरकार ने कोई मशविरा नहीं किया और आयोग के कामकाज के दायरे के बारे में भी कोई बात नहीं की। आखिरकार विपक्ष ने इस आयोग में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। पीएम वाजपेयी ने तब केंद्र और राज्यों में जिस स्थायित्व की जरूरत की बात की थी, उसका हवाला बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्रों में भी कई बार आया। 1979 के घोषणा पत्र में संविधान पर विचार करने के लिए आयोग बनाने की बात कही गई थी। 1991 के घोषणा पत्र में कुछ अलग तरह से इसे बताया गया। कहा गया कि आयोग ये देखेगा कि मौजूदा पार्लियामेंट्री सिस्टम के मुकाबले गवर्नमेंट की राष्ट्रपति प्रणाली से हमें ज्यादा सही सरकार मिल सकती है या नहीं। 1998 में बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया कि बीजेपी एक आयोग का गठन करेगी जो पिछले 50 सालों के अनुभव को देखते हुए संविधान की विस्तृत समीक्षा करेगा और उचित सलाह देगा। 1999 में एनडीए बनने के तुरंत बाद हुए चुनाव में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया, लेकिन एनडीए के घोषणा पत्र में कहा गया कि एक आयोग बनाया जाएगा ताकि आजादी के बाद अनुभवों को देखते हुए संविधान की समीक्षा की जा सके। बाद के वर्षों में भी इस विषय पर बीजेपी जोर देती रही। बीजेपी से पहले जनसंघ का भी यही रुख था और इसी को लेकर जयराम नरेश ने कहा कि संघ शुरुआत से चाहता है कि संविधान एक नए तरीके से बनाया जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है। कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौर में स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में इसी तरह की एक कमेटी बनाई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द जोड़ने की सलाह उन्होंने दी थी। कांग्रेस सरकार के पास संसद के दोनों सदनों में बहुमत था, लिहाजा प्रस्तावना में बदलाव कर दिया गया। 1980 के बाद इंदिरा गांधी सरकार के दौरान कांग्रेस के वसंत साठे जैसे नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणाली की वकालत की थी। चौधरी चरण सिंह, याद होगा, जैसे नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि इसे डिक्टेटरशिप की बू आ रही है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने भी साठे की बात का विरोध किया था और जब बाद में ऐसा ही कुछ वाजपेयी सरकार ने करना चाहा तो उस कदम का कांग्रेस ने विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार को समीक्षा समिति के कामकाज के दायरे के बारे में सभी राजनीतिक दलों से मशविरा करना चाहिए। उसने कहा कि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि संविधान के बेसिक फीचर्स क्या हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इस बारे में वाजपेयी जी की एक बात का हवाला दिया था। कहा, वाजपेयी जी ने कहा था कि मजबूत से मजबूत किलों की भी मरम्मत की जरूरत पड़ती है। संविधान को लेकर यह बात कही गई थी, जिस पर वीपी सिंह ने कहा, लेकिन रिपेयर के नाम पे नया निर्माण नहीं होना चाहिए। लोग कभी कभी बिल्डिंग रिपेयर के नाम पर रीबिल्डिंग करने लगते हैं, नई बिल्डिंग बनाने लगते हैं। इसी तरह की बात पत्रकार रवीश कुमार भी कहते नजर आए कि जब संसद के नए भवन का उद्घाटन हो रहा था तो पहले वाली संसद को गुलामी का प्रतीक कहा जाने लगा। विपक्ष ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो इंडिया को गुलामी का प्रतीक बताने लग गए। भारतीय दंड संहिता बदलने के समय गुलामी का प्रतिकार कहा जा रहा है पुरानी वाली को, और अब तो संविधान को ही कहा जा रहा है कि यह गुलामी की विरासत है। सुन लीजिए एक बार। आप यह भी देखिए कि संसद की नई इमारत का उद्घाटन हो रहा था तो पुरानी इमारत को गुलामी का प्रतीक कहा जाने लगा। यह बात तो पत्रकार रवीश कुमार ने कही। इसे लेकर देबोरॉय ने लिखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल ने कई देशों के लिखित संविधानों का अध्ययन किया और यह पाया कि उनकी औसत आयु केवल 17 साल रही है। यह 2023 है, 1950 के बाद 73 साल बीत चुके हैं। हमारा मौजूदा संविधान काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है, यानी 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले 1935 जो एक्ट आया था उसके ऊपर आधारित है। इस तरह से यह भी उपनिवेश के दिनों से जुड़ा हुआ है, यानी कि अंग्रेजी सरकार से जुड़ा हुआ है। यानी कि देश की आजादी और संविधान के लिए लड़े गांधी और भगत सिंह जैसे नामों को आज भुलाकर कहा जा रहा है कि आजाद भारत में जिन लोगों ने संविधान बनाया वो तो अंग्रेजों का संविधान है, उपनिवेश के दिनों से जुड़ा संविधान है। कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके बाद में जब देश आजाद हुआ उसके बाद में अलग से कमेटियां बनाई गई संविधान बनाने के लिए और उसके बाद में 1950 में संविधान लागू हुआ, यानी कि संविधान को देश के आजाद होने के बाद में तैयार किया गया था। फिर कैसे कहा जा सकता है कि यह संविधान अंग्रेजों की देन है? अब संविधान बदलने की वकालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी व्यक्ति कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि मोदी जी की स्वीकृति तो इस पर होगी ही। नहीं है तो उन पर कार्रवाई की जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि नया संविधान बनाया जाए।
और क्योंकि उनके परिषद का आदमी यानी मोदी जी के परिषद का आदमी ये कहता नजर आता है कि 2047 के लिए नए संविधान की जरूरत है, और ये लेख, ये आर्टिकल 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन अखबार में छपता है कि संविधान बदलने का वक्त आ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस पर क्या कहती है, एक बार वो भी सुन लीजिए। मोदी सरकार भी यही काम करती है और इसीलिए इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं के बूते पर तो संविधान जीवित रखा जाता है। लेकिन 77वें स्वाधीनता दिवस पर सरकार के जो आसपास के करीबी लोग हैं वो अब पूरे खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि संविधान को बदलने का वक्त आ गया है। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे कौन सी सोच है, ये बात करना जरूरी है। ये संविधान क्या है? ये संविधान हमारे फाउंडिंग फादर्स ने भारत की नींव रखने के लिए बनाया था, और इसी संविधान में हमारी विविधताएं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो भाषा हो, वेशभूषा हो, हर तरह की चीजें, उसको संजोने का काम करता है ये संविधान। ये संविधान ही है जो हिंदुस्तान के सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी को एक वोट देता है। ये संविधान ही है जो कानून के सामने सबको एक लाइन में खड़ा करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, किस संप्रदाय से हो, कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संविधान इक्वालिटी की बात करता है। यह संविधान है जो हमें स्वतंत्रता देता है, विचारों की, अभिव्यक्ति की, हर तरह की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जीने की, जो लिबर्टी की बात आती है। यह संविधान है जिसने इस देश को एक तार में पिरोकर रखा हुआ है। अब नए संविधान बनाने को लेकर कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। इसे अंग्रेजों के समय का बनाया संविधान भी बताया जा रहा है, जो कि अभी मैंने बताया किस तरह की बात देबरॉय ने कही थी। इसे कई देशों से लिया गया संविधान भी बताया जा रहा है। इसे समय के अनुकूल बनाने के लिए कई संशोधन किए गए, लेकिन विवेक देबरॉय तो कहते हैं कि इसमें संशोधन कर दिए गए कि अब इसे इतने संशोधन कर दिए गए कि अब इसे बदलने का वक्त आ गया है। लेकिन इसके पीछे का इरादा क्या है? ये कहीं वो इरादा तो नहीं जो कपिल सिब्बल बताते नजर आ रहे हैं। एक बार सुन लीजिए। इनकी सोच ये है कि कानून द्वारा इस देश में डिक्टेटरशिप लाई जाए, ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें जज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, किसी अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, किसी बैंक के अधिकारी जिसको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, सीएजी और कोई भी अधिकारी जो सरकार में काम करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, मैजिस्ट्रेट के खिलाफ भी हो सकती है, हाई कोर्ट जज के खिलाफ भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ भी हो सकती है। और मैं आज आग्रह करना चाहता हूं न्यायाधीशों को कि आप चौकन्ने रहिए। ऐसा कानून अगर पारित हो गया तो इस देश का भविष्य। सुना आपने, विवेक देबरॉय का ये आर्टिकल बताता है कि जो बात उन्होंने आर्टिकल में लिखी है वो बात वो लंबे समय से सोच रहे थे। विवेक देबरॉय आर्थिक सलाहकार परिषद के मुखिया हैं, आपको पता है। तो उनका काम है कि आर्थिक हालातों के बारे में सोचे, देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के बारे में सोचे। लेकिन वे लंबे समय से सोच रहे हैं कि नया संविधान कैसे बनाया जाए, नया संविधान बनाने के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं। यही आर्टिकल अगर आर्थिक हालातों पे होता तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन वो व्यक्ति जिसे देश में आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए अपनी राय देनी है, वो व्यक्ति सोचता है इस बारे में कि देश में नया संविधान कैसे लाया जाए। देश में महंगाई और आर्थिक हालात ऐसे क्यों हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आप भी अपने काम को छोड़कर सोच लीजिए एक बार कि अपने काम को छोड़कर दूसरा काम करने लग जाएं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आपका काम खराब होगा या नहीं, आप खुद बताइए। अगर आपका काम खराब हो सकता है तो देश में जो आर्थिक हालातों में सुधार करने के लिए जो परिषद काम कर रही है उसके जो मुखिया हैं वो इस बारे में सोचते हैं कि देश में नया संविधान लाना चाहिए, तो क्या उनका जो मुख्य काम है वो प्रभावित नहीं होगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।
है।